On the basis of hydrolysis, carbohydrate is classified as, यानी हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किया गया है, उसे बांटा गया है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। इसको 3 भाग में बांटा गया है और एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस हेडिंग देंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन करेंगे। पहला होगा मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मोनोसैकेराइड the monosaccharide that cannot hydrolyzed into simpler molecule is called monosaccharide। यानी कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसका हाइड्रोलाइसिस सिंपल मॉलिक्यूल में, छोटे मॉलिक्यूल में नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग मोनोसैकेराइड कहते हैं। द carbohydrate that can not be hydrolyzed into simpler molecule are called मोनोसैकेराइड। उसको क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड। यानी वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसका हाइड्रोलाइसिस छोटे मॉलिक्यूल में नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं और कौन मोनोसैकेराइड है? तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज एग्जाम्पल में लिख लेंगे। ग्लूकोज, राइबोज, ग्लूकोज, राइबोज, फ्रुक्टोज, ईटीसी, ये सभी क्या है? मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड मोनोसैकेराइड को भी 2 भाग में बांटे गए हैं, एक एल्डोज और दूसरा कीटोज। तो मोनोसैकेराइड को 2 भाग में बांटे, एक एल्डोज और दूसरा। कितने भाग में बांटे गए हैं? एल्डोज और कीटोज। एल्डोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रहता है और कीटोज में कीटोज फंक्शनल ग्रुप रहता है। कंटेनिंग एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर कंटेनिंग कीटोन फंक्शनल ग्रुप। एक जगह एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रहेगा और दूसरा जगह कीटोन रहेगा। जैसे ट्रायोज एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, और
मोनोसेक्राइड का बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे ट्राइओज, ये 3 कार्बन रखता है। टेट्रोज, ये 4 कार्बन रखता है। पेंटोज, ये 5 कार्बन रखता है। हेक्सोज, ये 6 कार्बन रखता है। हेप्टोज, ये ग्लूकोज is obtained by hydrolysis of starch in presence of H2SO4 at 393 Kelvin. Glucose is obtained by hydrolysis of starch in presence of H2SO4 sulfuric acid, H2SO4 at 393 केल्विन। इतना केल्विन 393 केल्विन टेम्परेचर देते हैं और स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तब जाके हमको ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज इज एल्डोज, यानी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। ग्लूकोज इज एल्डोज, यानी ग्लूकोज में कैसा है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। एंड ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज, एंड ऑल्सो known as डेक्सट्रोज। ग्लूकोज को हम लोग डेक्सट्रोज भी कहते हैं। सेलुलोज इज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ, यानी कि इस धरती पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो वो कौन होगा, सेलुलोज। इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सेलुलोज is the most abundant organic compound present on अर्थ। इस धरती पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है सेलुलोज। यहां देखिए, ग्लूकोज जिसका जनरल फार्मूला C6H12O6 होता है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हम बनाए हैं। ये ग्लूकोज है, ये है ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज का हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं तो हमको देता है नॉर्मल हेक्सेन। तो आपको क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज को जब HI के साथ हीट किया जाता है तो हमको देता है क्या, नॉर्मल हेक्सेन। यानी हेक्सेन है और ये स्ट्रेट चेन में है, सीधा चेन में है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल हेक्सेन। ये नॉर्मल, आइसो और नियो क्या होता है ऑर्गेनिक में हम आपको बताए हुए हैं। तो ये बात ध्यान रखना है कि ग्लूकोज का जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म किया जाता है ग्लूकोज को, तो हमको क्या प्राप्त होता है, नॉर्मल हेक्सेन। ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है। ये ग्रुप क्या है, C+H, ये क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। और ग्लूकोज क्या है, तो एल्डोज है, क्योंकि ये पूरा क्या है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इसमें पाया जाता है, इसलिए इसको एल्डोज कहते हैं। एक पॉइंट महत्वपूर्ण है जिसको हम बोल देते हैं, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। द ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल एमीन, यानी हाइड्रोक्सिल एमीन से ग्लूकोज अभिक्रिया करता है टू फॉर्म एन ऑक्जाइम। ये क्या बनाता है,
ऑक्जाइम बनाता है, ऑक्जाइम, एंड एड्स ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड का मॉलिक्यूल्स उसमें अगर ऐड किया जाता है टू गिव कार्बो साइनोहाइड्रिन, यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड जब उसमें देते हैं तो हमको क्या देता है, साइनोहाइड्रिन। दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज में जो कार्बोनिल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ वाला ग्रुप है, ये पहचानने के लिए इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज को हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन कराया जाता है तो ऑक्जाइम बनता है। जब ऑक्जाइम में हाइड्रोजन साइनाइड HCN को ऐड किया जाता है तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। यह बताता है कि ग्लूकोज में क्या है, कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है। रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर Br2, दिस इंडिकेट्स दैट कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट, यानी कि ये भी बताता है कि जब ये ब्रोमीन वाटर Br2 वाटर के साथ रिएक्शन करता है तब हमको ये इंडिकेट मिल जाता है, इंडिकेशन मिल जाता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है। ग्लूकोज रिएक्ट विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करता है, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, ये हम लोग बताए थे। एसिटिक एनहाइड्राइड इससे रिएक्ट करता है, ये बताता है कि प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, यानी कि ग्लूकोज में अगर OH ग्रुप है, कैसे समझेंगे, तो रिएक्शन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें पाया जाता है। चीफ टेस्ट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज डू नॉट गिव्स टेस्ट, ये टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप है, यानी एल्डिहाइड ग्रुप को पहचानने के लिए चीफ टेस्ट कराया जाता है, वो ग्लूकोज नहीं देता है, यानी एल्डिहाइड ग्रुप इसमें पाया जाता है, इसका इंडिकेशन ग्लूकोज नहीं देता है। फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला सेम होता है लेकिन थोड़ा सा अंतर, फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला सेम होता है, C6H12O6, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है ना, इसमें इस तरह से पाया जाता है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज में कितना कायरल कार्बन पाया जाता है, दोनों का स्ट्रक्चर हम बना दिए, C डबल बॉन्ड O और यहाँ H है। कायरल कार्बन की बात है तो कायरल कार्बन उस कार्बन को कहेंगे जिसमें चारों और एटम और ग्रुप क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हम HOH, फिर यहाँ HOH, फिर यहाँ C, यहाँ HOH, फिर यहाँ C, यहाँ H और OH, यहाँ C, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ OH, इस तरह से हम कंपाउंड को लिख दिए। और इसमें हमको कायरल कार्बन पहचानना है, थोड़ा सा कलर बदलते हैं, देखिएगा ध्यान से। कायरल कार्बन, यहाँ देखिए, कायरल कार्बन के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना जरूरी है, और यहाँ पर देखिएगा 1 2 3, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन तो यहाँ 1 2 3 4, इसका क्या होगा, sp3, ये ध्यान रखना है। और चारों एटम और ग्रुप अलग अलग होना चाहिए, तो यहाँ देखिएगा इसके जो ऊपर है ये वाला, इसको हम एक मानते हैं, और ये वाला अलग है, ये H ये OH अलग है, ये पूरा जो नीचे है ऐसे ये अलग है, तो ये कार्बन क्या होगा, कायरल कार्बन होगा। इसमें यहाँ देखिएगा, यहाँ OH है,
यहाँ OH है, यहाँ H है, इसके पूरे ऊपर अलग है और इसके पूरे नीचे अलग है, तो ये कायरल कार्बन होगा। ये OH है, यहाँ H है, इसके पूरे ऊपर ये अलग है, इसके पूरे नीचे अलग है, तो ये भी कायरल कार्बन होगा। यहाँ देखिए, यहाँ OH है, यहाँ H है, इसके पूरे ऊपर अलग, इसके पूरे नीचे अलग, तो ये क्या होगा, कायरल कार्बन होगा। ये वाला कार्बन कायरल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ H और यहाँ पर H है, तो दोनों H एक समान है। चारों एटम और ग्रुप क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो 4 होगा यहाँ पर कायरल कार्बन, किसमें, ग्लूकोज में। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ग्लूकोज में ये वाला कायरल नहीं हो पाएगा, इसीलिए नहीं हो पाएगा कि यहाँ पर दोनों H क्या है, एक समान है। इसका 1, 2 और 3, तो यहाँ पर क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, एक इधर, ये पूरे अलग और ये पूरे अलग, तो एक कायरल कार्बन ये हो गया। यहाँ OH, यहाँ H, ये पूरे अलग, ये पूरे अलग, कायरल कार्बन एक हो गया। यहाँ पर OH, यहाँ H, यहाँ पर एक अलग, तो ये कायरल कार्बन। यानी कि फ्रुक्टोज में 3 कायरल कार्बन होगा और ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगला क्लास हम लोग डाइसैकेराइड के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।